गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जहांगीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज हमारा चर्चा का विषय है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके अंतर्गत हम राज्यसभा के गठन, कार्य एवं शक्तियों की चर्चा करेंगे और इसके साथ ही राज्यसभा के पक्ष विपक्ष में दी जाने वाले तर्क को भी रेखांकित करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। राज्यसभा संसद का द्वितीय अथवा उच्च सदन होता है। इसका गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार किया गया है। इस सदन को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है, परंतु फिर भी इस सदन का अपना महत्व है। राज्यसभा का गठन, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले होंगे। ये सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य की कुल संख्या 245 है। राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित या मनोनीत होने की कुछ योग्यताएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 30 वर्ष से कम आयु का ना हो। तीसरा, वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथा, वह पागल या दिवालिया ना हो। और पांचवा, फौजदारी मामलों में 2 या 2 से अधिक वर्ष का सजा प्राप्त ना हो। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है, जिसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। पहले यह प्रावधान था कि उम्मीदवार का नाम उस राज्य के मतदाता सूची में होना आवश्यक था जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है, परंतु अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा के कार्यकाल की यदि बात की जाए तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह व्यवस्था अमेरिकी सीनेट के जैसी ही है। राज्यसभा का सभापति व उपसभापति का पद। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह बैठकों का सभापतित्व, सदन की कार्यवाहियों में वाद विवाद को नियंत्रित करता है। राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन भी निर्वाचित करती है। राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। फंक्शन एंड पावर ऑफ राज्यसभा। लोकसभा के सहायक और सहयोगी सदन के रूप में राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्यों को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन किया जा सकता है, जो इस प्रकार है, जिनमें पहला बिंदु या शीर्षक है व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स। इसके अंतर्गत संविधान द्वारा वित्त विधेयकों को छोड़कर साधारण विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा जितना ही शक्ति प्राप्त है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। लोकसभा से पारित विधेयक राज्यसभा में भी पारित होना आवश्यक है। राज्यसभा लोकसभा से पारित विधेयकों को 6 माह रोक सकती है, परंतु समाप्त नहीं कर सकती। व्यवहार में समस्त महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित होते हैं, राज्यसभा में नहीं। तो व्यवहारिक रूप से इस संबंध में हम कह सकते हैं कि लोकसभा की स्थिति अधिक मजबूत है राज्यसभा की अपेक्षा। अनुच्छेद 108 के अनुसार साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। दूसरा बिंदु है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, एक्जीक्यूटिव पावर।
संसदात्मक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को पद से हटाने की शक्ति प्राप्त नहीं है और न ही उसे अमेरिकी सीनेट के समान राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां व युद्ध शांति समझौते संबंधी निर्णयों का अनुसमर्थन करने का कोई अधिकार है। राज्यसभा केवल प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव तथा वाद विवाद द्वारा ही मंत्रियों पर औपचारिक नियंत्रण रख सकती है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि कार्यपालिका के क्षेत्र में भी राज्यसभा को लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त है। इसी प्रकार राज्यसभा की यदि वित्तीय संबंधी शक्ति की बात की जाए तो वित्त के क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियां अत्यंत दुर्बल है। वित्त विधेयक हो या धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। धन विधेयक के संबंध में तो राज्यसभा की शक्ति बिल्कुल ही नगण्य है, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद जब राज्यसभा भेजा जाता है तो राज्यसभा को यह विधेयक अपने सिफारिशों के साथ 14 दिनों के अंदर ही वापस लोकसभा भेजना होता है। राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को मानना या नहीं मानना लोकसभा के इच्छा पर निर्भर करता है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देकर वापस लोकसभा नहीं भेजती तो विधेयक को स्वतः पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा के शक्ति के रूप में अगला बिंदु है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि प्रत्येक सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। उल्लेखनीय है कि संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा में यदि गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संविधान में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, परंतु शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा के बीच यदि गतिरोध उत्पन्न हो तो उसे दूर करने हेतु अनुच्छेद 108 के प्रक्रिया के तहत संयुक्त बैठक का ही प्रावधान किया जाएगा। इसी प्रकार राज्यसभा के शक्ति के रूप में अगला शक्ति है निर्वाचन संबंधी शक्ति, इलेक्टोरल पावर्स। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा और विधानसभाओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं तथा लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राज्यसभा के पदच्युति संबंधी शक्ति, जिस प्रकार निर्वाचन के क्षेत्र में राज्यसभा को लोकसभा के जैसा ही शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ अन्य उच्च पदाधिकारियों जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटा सकती है। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा में जा सकती है। आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि 1 माह से अधिक अवधि तक आपातकाल को लागू रखने के घोषणा संबंधी प्रस्ताव का संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने विशेष बहुमत से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होता है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में घोषणा प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है। इस स्थिति में भी हम पाते हैं कि राज्यसभा को लोकसभा के जैसा ही शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा कुछ राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां हैं, स्पेशल पावर है। राज्यों का प्रतिनिधि होने के नाते राज्यसभा को देश के संघीय ढांचे से संबंधित ऐसी 2 शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं। जैसे राज्य सूची के
किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जाना। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है और राष्ट्रीय हित में उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए पारित किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा चाहे तो हर बार उसे 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा सकती है। इसी प्रकार दूसरा स्पेशल पावर है अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार संघीय सरकार को देना। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार संघीय सरकार को दे सकती है। राज्यसभा के इस प्रकार के प्रस्ताव के बिना संसद या संघीय सरकार द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं की जा सकती है। अब हम राज्यसभा की उपयोगिता अथवा महत्व के बारे में बात करेंगे। यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की उपयोगिता के विषय में विचारकों में मतभेद है। कुछ विचारकों का मत है कि राज्यसभा एक अनुपयोगी और अनावश्यक सदन है, अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। ठीक इसके विपरीत कुछ विचारक इसे उपयोगी और संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल मानते हुए आवश्यक मानते हैं। इन दोनों विचारधाराओं के आधार पर राज्यसभा के विपक्ष और पक्ष में अनेक तर्क दिए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। राज्यसभा के विपक्ष में दिए जाने वाले तर्क के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है अनावश्यक और हानिकारक, अननेसेसरी एंड हार्मफुल। आलोचकों के अनुसार राज्यसभा अनावश्यक और हानिकारक है। बेंथम ने कहा है कि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत है तो यह निरर्थक है और यदि असहमत होता है तो अहितकर है। इसी प्रकार विपक्ष में दिए जाने वाले तर्क के दूसरे बिंदु हैं मनोनयन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनुपयुक्त, नॉमिनेशन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन इज रॉन्ग। इसके अंतर्गत आलोचकों के अनुसार राज्यसभा में केवल सरकार के कृपा पात्र व्यक्तियों को ही मनोनीत कर दिया जाता है, चाहे वे योग्य हों या अयोग्य। साथ ही राज्यसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन भी अनुपयुक्त है, क्योंकि इस प्रणाली द्वारा ऐसे अलोकप्रिय व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए निर्वाचित करा लिया जाता है जो लोकसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन में सफल नहीं हो पाते। इसलिए राज्यसभा को हारे हुए राजनीतिज्ञों की शरण स्थली भी कह दी जाती है। राज्यसभा के विपक्ष में दी जाने वाले तर्क का अगला बिंदु है संघात्मक राज्यों के लिए अनुपयुक्त, अनफिट फॉर फेडरल स्टेट। राज्यसभा अपने संगठन के सिद्धांत में संघात्मक प्रणाली की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती, क्योंकि इसके सदस्य प्रतिनिधि के रूप में अपने अपने राज्य के हितों और आवश्यकताओं को दृष्टि में न रखकर अपने अपने उन राजनीतिक दलों के स्वार्थों को ही ध्यान में रखते हैं जिनकी सहायता से वे निर्वाचित होते हैं। दलीय अनुशासन के कारण ऐसा करने के लिए वे बाध्य भी होते हैं। इसी प्रकार रूढ़िवादिता के रूप में भी राज्यसभा की आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि राज्यसभा रूढ़िवादी होती है। इसके अधिकांश सदस्य धनी, अनुदार और रूढ़िवादी होते हैं, जो प्रायः प्रगतिशील और सुधारात्मक विधेयकों के पारित होने में अनावश्यक बाधा उपस्थित करते हैं तथा विलंब लगाते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा के विपक्ष में दी जाने वाले तर्क का अगला बिंदु है धन का अपव्यय, मिसयूज ऑफ मनी। आलोचकों का मत है कि जब कानून निर्माण के कार्य को लोकसभा में ही संपादित कर दी जाती है तो राज्यसभा का गठन करना धन का अपव्यय करना है। राज्यसभा के सदस्यों के वेतन भत्तों तथा इस सदन से संबंधित अन्य व्ययों का भार अतिरिक्त करों के रूप में जनता को वहन करना पड़ता है। इस प्रकार राज्यसभा का रखना जनहित में नहीं। विपक्ष में दी जाने वाले तर्क का एक अगला बिंदु है कि दोनों सदनों में मतभेद और संघर्ष की संभावना।
पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसेंट इन बोथ हाउसेस। आलोचकों द्वारा राज्यसभा के विपक्ष में कहा जाता है कि राज्यसभा और लोकसभा में प्रायः परस्पर मतभेद और संघर्ष की संभावना बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप शासन में शिथिलता आ जाती है। तो राज्यसभा के विपक्ष में दी जाने वाले तर्क को देखने से यह मालूम होता है कि राज्यसभा अनुपयोगी और अहितकर संस्था है, साथ ही जनता के ऊपर एक अनावश्यक बोझ के समान है, क्योंकि इसमें होने वाले व्यय के लिए जनता को ही कर के रूप में देना पड़ता है। परंतु ऐसी बात नहीं, राज्यसभा की उपयोगिता और अपना एक विशेष महत्व है, जो कि इसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्क से साबित होता है। राज्यसभा के पक्ष में दी जाने वाले तर्क के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं, जैसे पहला, प्रथम सदन की निरंकुशता पर अंकुश, कंट्रोल ऑन एब्सोल्यूटनेस ऑफ फर्स्ट हाउस। इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो जाने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि लीकॉक के शब्दों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका निरंकुश और अनुत्तरदायी होता है और अक्सर भाषणों में वह बह जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा के पक्ष में दिए जाने वाले दूसरा तर्क है अविचारपूर्ण कानूनों पर पुनर्विचार, स्टे ऑन अनथिंकेबल लॉज। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्रायः यह देखने में आता है कि प्रथम सदन में क्रांतिकारी, भावुक, अव्यवहारिक और प्रगतिशील विचारधारा वाले नवयुवक सदस्यों का बाहुल्य रहता है, जो आवेश में आकर प्रायः जनहित विरोधी कानूनों का निर्माण कर डालते हैं। द्वितीय सदन के अधिकांश सदस्य अनुभवी एवं गंभीर होते हैं, जो प्रथम सदन द्वारा पारित अविचारपूर्ण कानूनों की भूलों पर पुनर्विचार करके उन्हें दूर कर देते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा के पक्ष का अगला तर्क है संघात्मक राज्य के लिए विशेष उपयोगी, मोर यूजफुल फॉर फेडरल स्टेट्स। इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि प्रथम सदन नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है और द्वितीय सदन संघ के इकाई राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार द्वितीय सदन के माध्यम से संघ के छोटे छोटे राज्य अपने हितों की रक्षा करके संतुष्ट रह सकते हैं और संघात्मक राज्य में एकता भी बनी रहती है। राज्यसभा के तर्क में अगला बिंदु है जनमत जानने का अच्छा साधन, हेल्पफुल इन नोइंग पब्लिक ओपिनियन। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में जब कोई विधेयक प्रथम सदन से पारित होकर विचार के लिए द्वितीय सदन में भेजा जाता है, तो जनता को उस पर अपना मत प्रकट करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि द्वितीय सदन में उस विधेयक पर विचार करने में कुछ समय अवश्य लग जाता है। इस प्रकार द्वितीय सदन जनमत जानने का अच्छा साधन है। राज्यसभा के पक्ष में दी जाने वाली तर्क का एक बिंदु यह है कि यह प्रथम सदन का सहयोगी होता है। आधुनिक प्रगतिशील देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका अपने पूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ रहती है, अतः प्रथम सदन के कार्यभार को हल्का करने और उसके उत्तरदायित्व निर्वाह में उसकी सहायता करने के लिए द्वितीय सदन का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार द्वितीय सदन प्रथम सदन का सहयोगी होता है। राज्यसभा के विपक्ष तथा पक्ष में तर्क करने के बाद राज्यसभा की शक्तियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में दुर्बल सदन है। फिर भी राज्यसभा को संविधान द्वारा दी गई शक्तियां उसके महत्व का परिचायक है। राज्यसभा की स्वीकृति के बिना राज्यों के क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा शांतिकाल में ही प्रस्ताव पारित करके राज्यसूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। लोकसभा द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग की न्यायालय के रूप में जांच कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा की राज्यसभा से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। अतः शक्तियों की दृष्टि से लोकसभा की तुलना में दुर्बल सदन होते हुए भी राज्यसभा का अपना महत्वपूर्ण महत्व है। गोपाल स्वामी अयंगर ने राज्यसभा की उपयोगिता के संबंध में कहा था
कि संविधान के निर्माताओं का राज्यसभा के रखने का उद्देश्य यह था कि यह सदन महत्वपूर्ण मामलों पर शानदार वाद विवाद करे और उन बिलों को पारित करने में देरी करे जो शीघ्रता से लोकसभा में पारित कर दिए जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।